नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज एक विशेष अतिथि हमारे साथ। इनको बड़ा प्यार मिला हुआ है, कॉकरोचेस से बहुत प्यार मिला हुआ है। 5 वक्त वाले जो हैं वो भी इनको बहुत प्यार करते हैं, और पाकिस्तान से भी बड़ा कमाल का प्रेम मिला हुआ है। तो सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपके इतने चाहने वाले कैसे हैं मार्केट में, जरा ये हमें थोड़ा सा पहले तो समझाइए। सबसे पहले तो करण जी, जय सिया राम, राधे राधे। आपको और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। शो पे बुलाने के लिए आपका बहुत आभार। और हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज का शुभारंभ करते हैं। देखिए करण जी, ये जो पाकिस्तान वाले हैं, इनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि इनकी जितनी जलती है और जितना इनके धुआं निकलता है उतना ये मुझे याद करते। मैं कई बार इनको बहुत पहले इनके आने वाले इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ अटैक होगा, अब ये जाएगा, अब इसका नंबर आगे है। तो इन्हें आज तक ये समझ नहीं है कि ये होता कैसे है, पर जिस दिन ये समझ जाएंगे वो बाहर अलग विषय है। बट एक ये है, बाकी कॉकरोच जो है, आपने कॉकरोचों का विषय छेड़ा, वो देश विरोधी है। ये आप जानते हैं किसने इनको खड़ा किया है, क्यों खड़ा किया है, सीआईए के कौन पीछे है, चाइनीज इंटेलिजेंस इनके पीछे है, कि बिना उसके कोई खड़ा हो नहीं सकता। और अल्टीमेटली आप देश में एक अराजकता लाना चाहते हो, देश की नींव को हिलाना चाहते हो, हमारे जन जी को बदनाम करना चाहते हो। लेकिन देश का भविष्य क्या है? देश के भविष्य युवा पीढ़ी। सर, ये जो जेन जी है, मेरे आसपास कई सारे जेन जी है जिनके मैं संपर्क में रहता हूँ, मेरी रिश्तेदारी में इधर उधर। ये जो जेन जी की परिकल्पना आप जंतर मंतर पे कर रहे हैं, ऐसा हमारा जेन जी है नहीं। दिस इज नॉट अवर जेन जी। हमारा जेन जी वो है जो 27 साल में रॉकेट लॉन्च कर देते हैं। हमारा जेन जी वो जिन्होंने मल्टी मिलियन डॉलर के स्टार्टअप्स बनाए। हमारा जेन जी वो जिन्होंने फंडिंग रेज की। हमारा जेन जी थे, अगर मैं पीछे से शुरू करूं, सरदार भगत सिंह। हमारे जेन जी थे अरुण क्षेत्रपाल। हमारे जेन जी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आने वाले दशकों तक पीढ़ियों को प्रेरित किया है। निर्मलजीत सिंह सेखू की मैं बात करूं, ऐसे अनगिनत नाम है। मतलब शो खत्म हो जाएगा, नाम खत्म नहीं हो जाएंगे। तो वो जो हमारे डीएनए में है, वो अब भी वही चल रहा है। पर ये दिमागी नक्सलों को लेके और अर्बन नक्सल्स को आपने एकजुट कर दिया। आपने ये दिखा दिया कि भारत में भाई एक विरोध हो गया। और मैं आपको पाकिस्तान का मीडिया कोट करूं, जिनसे मेरा विशेष स्नेह रहता है। उन्होंने ये एक बार प्रोजेक्ट किया कि मोदी जी के खिलाफ एक सेक्युलर स्टूडेंट रेवोल्यूशन हो रहा है। उन्हें पेपर वेपर पाकिस्तान के मीडिया में चला, सेक्युलर स्टूडेंट रेवोल्यूशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि भाई इसमें मुसलमान भी, इसमें सिख भी, इसमें ईसाई भी है। खैर, हिंदू तो ही सनातनियों का देश है। और ये लोग मिलके मोदी को हटाना चाहते हैं। और फिर इसमें लोग हैं जिन्होंने इसको जेनजी का नाम दिया। फिर इन्होंने चीजों को आगे चलाने का प्रयास किया। जब आप इनके तारों को इधर उधर जोड़ते हैं तो इनको तकलीफ होती है। अब जिसे ये शहजाद भट्टी नाम का गैंगस्टर है। मैं एक एक करके इसको लेते हैं जरा। सुमित जी, मैं जरा दर्शकों से भी ये चाह रहा हूँ कि जरा आप लोग आराम से बैठ जाएं, बिकॉज सुमित पीर जी को आज क्यों एक विशेष रीजन है। इतनी तारे हैं कि उनको तारों को जोड़ने का काम इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। जिनकी टेक्नोलॉजी पे भी विशेष नजर हो, पाकिस्तान से भी हो। शहजाद भट्टी वाला जो गैंग पूरा भी बस्ट हुआ आईएसआई मॉड्यूल, उस पर भी ये बताएंगे। और ये जो पूरा केजरीवाल के ही निकले हुए कॉकरोच हैं, तो केजरीवाल ने अब स्वीकार भी लिया है। सर, इन सारी तारों को जोड़िएगा जरा। और आपने जो भी बात कही, मैं उससे शुरू करूंगा कि पाकिस्तान में कहा गया ये सेक्युलर वो है। पाकिस्तान में सर नजम सेठी ने हामिद मीर के साथ बैठ के कहा कि हम ये इस्लामिक जीत है हिंदुओं पे, जो वहां का एजुकेशन मिनिस्टर ने डिजाइन कर दिया, क्योंकि ये जय सिया राम वाले हैं। और वहां पे नारे लग रहे थे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो अल्लाह वाले जीत गए राम वालों पे, ये स्टेटमेंट कही है हामिद मीर ने, जिसको राजदीप अपनी चैनल पे बुला करके उससे बात तक करता है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट इट्स कम आउट। प्लीज सर, कनेक्ट द डॉट्स फॉर अस एंड व्यूअर्स, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जी सर। देखिए, इसमें मैं ये मानता हूं, अगर ये जितना भी कॉकरोच वाला प्रकरण हुआ, देखिए क्या होता था, इकोसिस्टम बना था, इकोसिस्टम तैयार था। किसान के बाद इन्हें कोई मुद्दा मिला नहीं। दे ट्राइड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स बट कुड नॉट वर्क। अब पहली बार इन्होंने एक सोशियो पॉलिटिकल मुद्दा उठाया, उसका तिल का ताड़ बना दिया। और वही कि मोदी जी के अगेंस्ट भारत में अनारकी कैसे लाए, भारत को कैसे रोका जाए। आप 7.5% के हिसाब से ग्रो कर रहे हो। आपके 25 सेक्टर ऐसे जिनमें आप 1, 2, 3 या 4th नंबर पे आ गया दुनिया भर में। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आज आपके बिना नहीं चलेंगी। आप पाकिस्तान नहीं हो, कल को दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगी। नोबडी विल इवन नो वेयर डिड यू डिसअपीयर। तो ये जो भारत का बढ़ता वर्चस्व, और मैं शुरू से कह रहा हूं, देखिए 5 ट्रिलियन आपका क्यूआर है। 8 ट्रिलियन के बाद 27 से 30 ट्रिलियन जाने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ट्रंप क्या, किसी का बाप दादा भी है, नहीं रोक पाएगा। दैट इज हाउ इकोनॉमी इज गोइंग टू वर्क। आपके पास सबसे बड़ा एसेट क्या है? आपका 800 मिलियन का यूथ, 80 करोड़ युवा। अगर आपके सबसे बड़े एसेट को देखिए, हाउ डूज कम्युनिस्ट वर्क,
आपके सबसे बड़े एसेट को आपकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी बनाना, आपके सिस्टम को आपके अगेंस्ट यूज करना, भारत के युवा का एक प्रोटोटाइप बना के लाना। और जब आपके ये जैसे शहजाद भट्टी का नेटवर्क है, शहजाद भट्टी खुद कहता है जी मैं तो कॉकरोचों के साथ हूं, इनको कोई भी सहायता चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए, कोई भी सहायता चाहिए, मैं देने को तैयार हूं भाई, मेरे को आप रीच करें। जब आईसिस के लोग यहाँ पकड़े जाते तो हमारे हैदराबाद वाले भाईजान उनको सहायता देते हैं। अब कॉकरोच पकड़े जा रहे तो इनको खुद पाकिस्तान से सहायता मिल रही है, डायरेक्ट लाहौर से सहायता मिल रही है। लाहौर के अब शहजाद भट्टी आप जानते हैं आईएसआई का आदमी, उसके दम पे चलता है। यहाँ एक और एंगल भी है। अब ये तो हो गया आईएसआई वाला एंगल। देखिए हम हमेशा एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, वो है चाइनीज इंटेलिजेंस। एमएसएस कुछ नहीं कर रखा है, एमएसएस हाथ पे हाथ बदर के बैठा है। चाइना के पास प्रोपेगेंडा के लिए करीब करीब 8 बिलियन है, जो वो खुद मानते हैं। $8 बिलियन, जो 8 है तो मान लो 15, 16, 20, 25 कुछ भी हो सकता है। चाइनीज इंटेलिजेंस क्या कर रही है? चाइनीज इंटेलिजेंस भारत को क्या आगे बढ़ने दे रही, मोदी जी को आगे बढ़ने दे रही? नहीं। आईएसआई और सीआईए तो हमें दिखता है, पर ये जो ये वाले हैं ये भी तो काम करते हैं। और ये किसके थ्रू काम करते हैं? ये आपके आईएसआई के बनाए हुए राउट्स पे चलते, कुछ इनके अपने राउट्स हैं। तो अब कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये तीनों भी साथ भी काम करते हैं, अलग अलग भी काम करते हैं। चाइनीज इंटेलिजेंस डायरेक्ट नहीं आती, चाइनीज इंटेलिजेंस सीआईए से ज्यादा सक्रिय है भारत में, बहुत ज्यादा सक्रिय है। और आईएसआई के राउट्स और आईएसआई के लोग यूज करके इसको आगे चलाते हैं। देखिए अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास कहीं ना कहीं पैसे की लिमिटेशन आती, पैसा आता है चाइना से, जिसे हम टिपिकली रेड जहाद कहते हैं, जहां रेड्स फंड जिहादीज टू डू द डर्टी वर्क। ये आप दुनिया भर में देखिए ये काम हो रहा है। अब इसमें सीआईए भी कहीं ना कहीं आता, जो चाहता है कि मोदी जी को कमजोर करना। भाई वॉशिंगटन से फोन आया, यहाँ मतलब ना यहाँ लोग हिले, यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय हिले, आजकल हिलता नहीं है। इन्हें इस चीज से एक्लेमेटाइज होने में बड़ा तकलीफ हो रही है। तो ये मोदी जी को गिराना नहीं चाहते, वीक करना चाहते कि हमारी बात सुने, यस बोलो नो बोलो वो करें। अब मोदी जी क्या प्रवृत्ति जानते, वो तो मानेंगे नहीं ना, उनसे किसी का बच चलता है। तो यहाँ पे फिर आपने ये शहजाद भट्टी इत्यादि लोगों को यूज किया। अब अगर अब आप इसको जमीन पे उतारोगे, अलगाववाद बन के उतारोगे तो आतंकवाद कहलाया जाएगा। बट अगर आप इसको एक पॉलिटिकल कलर दोगे, एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफशूट बनाओगे। देखिए जो लड़का गैंग था बांग्लादेश में, वो जमातियों का आउटशूट था। इलेक्शन आने के समय वो जमातियों में वापस मिल गया। मैं शुरू से कह रहा था जमातियों का आउटशूट है, या इलेक्शन आने पे जमातियों पे वापस मिलेगा, मिला। ठीक उसी तरह से केजरीवाल के कुछ लोगों को अलग कर दिया गया, उनसे एक नई पार्टी बनाएगी। मुझे आप बताइए, आप इतने टाइम से सोशल मीडिया पे मैं हूँ, किसके यार रात रात में मिलियंस में फॉलोअर आ जाते हैं? एक पेज बना दो, 10 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर आते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है। तो इकोसिस्टम पूरा तैयार होता, आपने इनको खड़ा कर दिया। इन्होंने नीट का बहाना लिया, ये इन्होंने उतरा। नीट वीट का कुछ बहाना नहीं। आज देखिए आजकल जो ये काम कर रहे हैं, आजकल जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये आजकल देश में अराजकता फैला रहे। भाई राजस्थान में स्कूलों का निरीक्षण करें, आप राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर हो क्या? कहीं कहीं जाके हम गुजरात में करें, अब प्रधानमंत्री जी आप फंड यहाँ लगाओ। भाई तुम मोदी के ऊपर आ गए क्या? अगर तुम्हारी औकात है भाई, अगर तुम्हारी अपनी इतनी लगती है, चुनाव लड़ो, जीतो। अगर तुम्हें भाजपा की जरूरत हो नहीं, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, जीत जाए। तो कोई भी इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए। अब ये जो इनके पीछे पैसा लगा है, काफी लोगों का मानना है $1 बिलियन लगा है। ये जितना पैसा लगा है, अब ये मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, एनआरकी लाना चाहते हैं। देश में का युवा हट गया, देश का स्टूडेंट हट गया, और जो आपको 800 मिलियन का आपका फ्यूचर बैंक है उसको डिसरप्ट करना चाहते हैं, उसकी अपेक्षाएं और उसकी आशाओं को हिलाना चाहते हैं। और ओवरऑल प्रोजेक्शन ये है, देयर इज अ स्टूडेंट रेवोल्यूशन इन इंडिया अगेंस्ट मोदी। ये उनकी बात है। फिर इसमें आपके वो बिरयानी वाले भी आते हैं, जो एक कुदरती बिरयानी आपके शाहीन बाग में मिलती थी, दूसरी आपकी कॉकरोचों क्या मिलती है। अब वो जुनेद भाई जिसका एक मोबाइल फोन का छोटा सा दुकान है यूपी में, लाखों रुपए की तो दिन में बिरयानी खिलाता, भाई कहां से आते उसके पास पैसे? फिर आपके कतर और सऊदी से ये आपका ब्लिंकिट और ये जोमेटो वगैरह पे आपके वो आए जी, इनको खाना डिलीवर कर दो। अब जो भी फूड ऐप से, मैं तो कभी मंगाता नहीं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उनसे खाना डिलीवर हो रहा, कह रहे जी हमारे पास खाने का ऑर्डर आ रहा है। तो सऊदी से पैसा आ रहा, कतर से पैसा आ रहा, शहजाद भट्टी सामने आ गया, केजरीवाल का कनेक्शन निकल गया। आपकी चाइनीज इंटेलिजेंस काम कर रही है, आपका एमएसएस काम कर रहा है सक्रिय। क्योंकि एमएसएस को एक चीज समझ आ गई, उन्होंने मणिपुर में काम किया, दे कुड नॉट डू एनीथिंग देयर। अब उन्हें लगता है कि यार दिल्ली में कुछ काम किया जाए, क्या करूं कि भारत का सिस्टम, भारत का सबसे बड़ा जो फ्यूचर है भारत के अगेंस्ट यूज करो, जो उन्होंने अमेरिका के साथ किया, जो उन्होंने हर जगह किया फॉर दैट मैटर। तो वो ये पूरा एक इकोसिस्टम बना था, मुद्दे की जरूरत थी। दिस मुद्दा क्लिक्ड, सीधी सी बात है, ये मुद्दा क्लिक कर गया उन्हें। और ये इकोसिस्टम करण जी रेडी है, आने वाले समय में इन्हें और कोई मुद्दा मिला तो उस पर भी ये अपना कार्रवाई करेंगे, उस पर भी ये क्लिक करेंगे।
और हमेशा चाइना का पैसा आता रहेगा, हमेशा CIA आपको पिन प्रिक डिप्लोमेसी में रखेगा, दे वांट टू बी ऑन टेंडर हुक्स, हमेशा ISI के राउट यूज किए जाएंगे जो फ्रीली अवेलेबल है, और हमेशा यहाँ अवसरवादी पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक नैया डूब चुकी है, पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना कमबैक करने के लिए अगर भारत के युवा की, भारत के आने वाली पीढ़ी की बलि देनी पड़े तो दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भारत के युवा का क्या होगा। और हमेशा भारत जो 150 करोड़ का देश है लगभग, भाई मेरे, आप भी कल चाहो आप भी 50,000 लोग कैनॉट प्लेस में इकट्ठे कर सकते हो, आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। इफ यू हैव सम मनी टू स्पेंड आप भी कर सकते हो, शायद मैं भी करूं, बट वो प्रोजेक्शन करके राजनीतिक रोटियां सेकना और आगे चलना और विस्मित कर देने वाली बात है। इसमें करीब 3,000 तो क्रिमिनल थे, क्रिमिनल भी वहां पहुंच जाते हैं, बलात्कारी, पॉस्को वाले, हर तरह का उपद्रवी तत्व वहां पहुंच जाता है। और हमें यह बताया जाता है जेनजी, वैसे भी जेनजी हमारा अक्षर नहीं है, ये अमेरिकन अक्षर है, और हमें तो, मुझे तो पता भी नहीं है जेनजी, मतलब ये तो उन्होंने नया जेनजी। अभी आपने वो 43 इयर्स की महिला देखी होगी जो लद्दाख में चिल्ला रही थी, जेनजी थी। अब भाई अब तो हम भी जेनजी हो गए यार। और मैं 20 इयर्स एक्सपीरियंस थी, ज्यादा नहीं, जेनजी विद 20 इयर्स एक्सपीरियंस। भाई हम कितना दूर है जेनजी से, आप तो मेरे से छोटे हो, तो हम भी शायद जेनजी के आसपास, जेनजी प्लस में आ जाएंगे, तो फिर तो जेनजी में हर कोई आ जाएगा। और फिर मैं एक और बात बताऊं, ये जो जेनजी की बातें करते हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। अगर जेनजी आपका पासपोर्ट है अराजकता का, आपका पासपोर्ट है देशद्रोह का, देश में विद्रोह फैलाने का, एक जेनजी का बंदा था जिसको हमने मार दिया था, मुझे लगता बहुत बड़ी गलती करी, शायद हमें माफी मांगनी चाहिए। नाम था बुरहान वानी, वो भी जेनजी था, तो उसको मार के तो गलती हो गई। फिर सब्जार भट्ट को मार के गलती हो गई, भाई ये भी तो जेनजी थे ना। बुरहान वानी को मेरे सर पे बिठा देते, प्रधानमंत्री को PMO में बिठाना चाहिए था, या उमर अब्दुल्ला के दफ्तर में बिठाना चाहिए था। अगर जेनजी पासपोर्ट है तो वो भी तो बेचारा हेडमास्टर का बेटा था, बंदूक लेके घूम रहा था AK-47, जेनजी था, काहे को मारा भाई, उसको माफी मांगो। कल को आपके दीपके जी बोले उसके लिए माफी मांगो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। बुरहान वानी भी तो जेनजी था, सब्जार, रियाज नाइकू, ये सारे जेनजी थे। ये जितने आपके आतंकवादी मारे गए 90% जेनजी है, तो उनको मार के गलती हुई क्या। बट हमारे फौज के लोग मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पुलिस वाले मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, IED फटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका विभूति शंकर ढोंडियाल मरे, आपके कर्नल राय मरे, आपके इतने कई सारे नाम जो JNK मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो सामने वाला जेनजी है, और उस पर वो अगर वो मुसलमान का लेबल लगा दे, फिर ना क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड, सीधा विक्टिम कार्ड लग गया, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ऐसे खड़े होना, साहब गोली मार दो तो, और लोगों को भेज दें आपके लिए, डांट प्रैक्टिस करोगे। यहां देश में हर चीज का दुरुपयोग होता है, और जब तक यहां ये अवसरवादी पॉलिटिशियन है जिनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है, जो एनार्की पे जिंदा है, तब तक करण जी ये प्रकरण होते रहेंगे। और कहीं ना कहीं देश की जनता को समझना पड़ेगा, देश का हमारा जो जेनजी है वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, बहुत प्रभावशाली। पाकिस्तान, ISI, आपके ये CIA, आपका MSS और पॉलिटिकल नेक्सस, और हर तरह का जो इकोसिस्टम इसमें लगा है, वो देश को, आपको जो 7-7.5% पे ग्रोथ करे, आपको रोकना चाहता, आपको 5 या 8 ट्रिलियन पे नहीं पहुंचने देना चाहता। इसलिए नए नए पैंतरे, नई नई तरकीबें निकालता रहेगा। और वही वाली बात है, मोदी को हरा तो नहीं सकते, गिरा तो सकते ही है ना, वो लॉजिक पे काम करते हैं। और आपको बेबी का डायलॉग याद होगा अक्षय कुमार का, उसने अच्छा डायलॉग बोला, कहता मैं तो 5% पे भी जाता हूँ, मैं तो 2% पे भी जाता हूँ, ये 2% वाले लेते हैं, 2% चांस भी है, ले लेते हैं, देख लेते हैं। क्योंकि अगर बिलियंस डॉलर लगा मेरे भाई पीछे, कुछ तो आपको कराएंगे ना, जो आपको पैसे देगा वो तो बोलेगा कुछ तो कर, या होगा नहीं होगा कर तो सही, सुर्खियों में तो रहोगे, हवा तो बनेगी, देश में पता तो लगे, एटलीस्ट एक इंटरनेशनल मीडिया को ये तो लगे बिग स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन इंडिया, कम से कम खबरें तो बने, इस भारत के यहाँ से हर अच्छी खबर आ रही है, तो एक आध नेगेटिव इम्प्लांट तो करें, कम से कम इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस हिलाएंगे, कम से कम आने वाला पैसा रोक देंगे। जब आपका FDI चाइना को क्रॉस कर गया तो हमारी किसी की तो जलेगी ना कहीं, तो कहीं तो रोके इसको, कहीं तो इस पे अवरोधक लगाए। अब कितना सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, पर लगाए। और फिर आपने देखा होगा जिस तरह का गाली गलो, जो अभद्र व्यवहार देखा, जो मैं आता हूँ उस पर भी आता हूँ। मैं जरा पहले, आपने बहुत अच्छे से समझाया पूरा द थ्रेट्स बेसिकली टू इंडिया, जो पूरा इकोसिस्टम, पूरा CIA, चाइनीज इंटेलिजेंस, सब कुछ। देयर आर टू मेनी थ्रेट्स, मतलब आप सोचिए, ये पूरा आपने बताया, उधर से मेटा ऑल्सो एक्ट्स ओवर स्मार्ट, बाद में एक अपॉलॉजी कर दी, अपॉलॉजी की क्या वैल्यू है सर, आप पूरा कर्म कर दो, उसके बाद जी कह दो एक सॉरी। प्लस जो हमारे 2 पॉलिटिशियंस हैं, उनमें बड़ी एक
जौसल चल रही है कि ज्यादा बड़ा दिमागी नक्सल, ज्यादा बड़ा एंटी नेशनल कौन है। एक केजरीवाल है, हु इज यू नो सबसे बड़ी बात तो मुझे ये बताइए सर, पंजाब पुलिस कमिश्नर ही बस्ट्स दिस मॉड्यूल कि कैसे जंतर मंतर पे आतंकी हमला होने जा रहा था, अगले दिन उनको हटा दिया जाता है वहां से। और फिर पंजाब पुलिस और ये भगवंत मान की पुलिस, तो मैं क्या बोलूं, ये केजरीवाल ही है समझ लीजिए वहां इंचार्ज, वो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू इशू नोटिस टू दोज हु आर कनेक्टिंग इट टू द जंतर मंतर प्रोटेस्टर्स। अरे भाई, पुलिस कमिश्नर ने कहा है बस्टेड दिस मॉड्यूल जो जंतर मंतर, इजंट दिस वेरी वेरी डेंजरस ऑन अ सीरियस नोट। एंड एनआईए को क्या नहीं ले लेना चाहिए सर इसको, जिससे पहले कि एवरीथिंग इज वाइट वॉश? व्हाट डू यू मेक ऑफ इट एंड हाउ डू वी मैनेज दीज थ्रेट्स? अब थोड़ा हमें सोल्यूशन बताइए कि व्हाट इज द सोल्यूशन। ऐसे तो ये चढ़ते चले आएंगे, अभी तो हल्का सा किया है इन्होंने। व्हाट्स द रोड अहेड सर? आपने एक बहुत अच्छी बात बोली करण जी कि देखिए, मेरा मानना है इकोसिस्टम तैयार है, पैसे इसमें लगे हैं, लोग तैयार हैं, मुद्दा चाहिए, जे जस्ट नीड अ इशू। अगर आज ये मुद्दा, कल वो मुद्दा, कल से वो मुद्दा, उसको बनाया जाएगा और उसको यूज किया जाएगा। हमें उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। अब क्या करना है, मैं पिछले 2 साल से या 2.5 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बनाइए और धाकड़ सा दबंग वहां का मंत्री डालिए। $30 बिलियन का बजट चाहिए इसको। ये पहली चीज होगी जिसका काम होगा किले का दरवाजा अंदर से ना खुले, उसको आपको, उस संभावना को आपको निरस्त करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। पहली बात, 30 बिलियन का बजट देना पड़ेगा। देखिए, अब सुरक्षा की बात करते करण भाई, तो सुरक्षा बाहर से भी अंदर से भी है। बाहर तो आपकी भारतीय सेना किसी की औकात नहीं, किसी की बाप की औकात नहीं है, बट अंदर से जो ये 0.5 वाले, जो देशद्रोही है, जो अवसरवादी, जो नक्सल है, दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, ये अंदर से किले का दरवाजा खोलने का प्रयास करेंगे, बाहर वालों के साथ साजिश करके। इतिहास गवाह है। तो जब ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बनेगी, पहले इसको ये रोकेगी। $30 बिलियन का बजट चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही है। ये किसी का या आपका व्हाट डू यू कॉल दिस, किसी का आपको दमन नहीं करना, बट ये बजट आपको राष्ट्र की को सुरक्षित रखने के लिए करना है। तीसरी बात, आपको एक पॉस्को एक्ट जैसा एक्ट चाहिए। सॉरी, नॉट पॉस्को, आपको एक व्हाट डू यू कॉल दिस, मेरे दिमाग से घूम गया। यू हैव दिस, पॉस्को नहीं कह रहा हूँ, यू हैव दिस, एक अमेरिका में एक एक्ट है, इज स्लिपिंग माय माइंड, आई डोंट नो, पॉस्को वाज अ स्लिप ऑफ टंग। तो आपको एक एक्ट चाहिए, पेट्रियट एक्ट, जो अमेरिका में है। पेट्रियट एक्ट में आपको क्या करते हैं, पुलिस एंड ऑल हैव द अथॉरिटी ऑफ एक्टिंग इन एडवांस। अमेरिका में 9/11 से अब तक 6,923 टेररिस्ट इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स बचा लिए गए हैं बाय पॉस्को एक्ट, where you can go, you can pick them up, you can do surveillance, you can do everything। करीब 7,000 एक्ट है मेरे भाई जो बचा लिए गए हैं इस एक्ट के माध्यम से। हमें ये एक्ट लाना चाहिए। हाँ, उसमें से कुछ बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई के पैजामा वालों को दिक्कत होगी, पर राष्ट्र की सुरक्षा, आपकी और मेरी सुरक्षा, आपके और हमारे आने वाले जनरेशनों की सुरक्षा से बड़ा है नहीं। ये हमें करना चाहिए। तीसरी बात, जहां भी हमें ऐसा कनेक्शन मिले जहां के आप इसमें बात करें, मैं तो बहुत निवेदन किया था इसको एनआईए को दिया जाए, क्योंकि देखिए, अब शहजाद भट्टी, अगर पंजाब के पुलिस कमिश्नर की मैं बात दरकिनार 2 मिनट कर दो, शहजाद भट्टी कह रहा मेरा पूरा समर्थन है, पैसे देने को तैयार हूं, जिसको पैसा चाहिए आके मुझसे ले लो भाई, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। अब पाकिस्तान का गैंगस्टर जो दुबई में बैठा, आईएसआई का स्टूज, वो कह रहा मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं। पन्नू का वीडियो आया मेरे भाई, पन्नू ने नहीं बोला मैंने पैसे दिए, मैं इनके संपर्क में हूं। अगर पन्नू और शहजाद भट्टी आ गए तो इसके अलावा क्या प्रूफ चाहिए एनआईए को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए? इसके अलावा प्रूफ चाहिए नहीं आपको। यू शुड गेट एनआईए इन्वॉल्व एंड टैकल इट। और ओवरऑल जो मैंने आपको बोला, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी विद द पेट्रियट एक्ट, एंड देन आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूं। मैं सिंगापुर में रहता था, उन दिनों क्या हुआ कि एक मलेशिया में या आपके फिलीपींस में एक जिहादी संगठन अबू सयाफ का कुछ मलेशिया के जहादियों से लेना। साउदर्न मलेशिया प्रॉब्लमेटिक है, वहां ये जहादी हैं। एक कहीं कोई रेड वेड हुआ, एक वीडियो, एक पिक्चर मिली, कुछ पिक्चर्स मिली सिंगापुर के मेट्रो की। सिंगापुर में हर जगह मेट्रो, तो कुछ पिक्चर्स मिली, उन्होंने उठा के इनको दे दी, भाई साहब आपकी ये पिक्चर्स मिली है। सिंगापुर पिक्चर्स आई। अब सिंगापुर में नेशनल सिक्योरिटी लॉ बड़ा तगड़ा है सर। 8 बांग्लादेशी और 3-4 पाकिस्तानी कहीं रहते थे। उन्होंने आइडेंटिफाई की पिक्चर्स कहाँ की, दे ट्रैक्ड देम, ये कहीं लेबर वेबर का कुछ काम करते थे, कुछ छोटा मोटा काम करते थे सर। इनको उठा लिया गया और 18 साल तक दे विल नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। फॉर नेक्स्ट 18 years दे विल नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। ना अपील, ना दलील, ना वकील। इनको धर के अंदर करे, नोबडी हैज सीन देम आफ्टर दैट। मुझे भी नहीं पता कहाँ गए। अगर आज आपका सिंगापुर सेफेस्ट कंट्री माना जाता, बिकॉज यू हैव वेरी टफ लॉस।
और जब तक आप ये लॉस देश को बचाने के लिए नहीं रखोगे, मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने ये प्रोटेस्ट वोटेस्ट देखा, इससे आर्थिक लॉस कितना आपके जीडीपी का, कोई इसका आंकड़ा लगाए ना, हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट? आपके और हमारी आजीविका कितनी इंपैक्ट हो गई, आपके हमारे देश में आने वाला पैसा कितना रुका, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कितनी कम हुई। और देखिए जब ये लफड़ा हुआ, आप स्टॉक एक्सचेंज को देखिए, एफआई पैसा निकाल रहे थे, तो इसका लॉस आपकी रेप्यूट का है, आपकी गुडविल का, आपकी इंडस्ट्री का, आपके रेपुटेशन का, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियन इसमें संलग्न है, देखिए राहुल गांधी की नैया डूब रही है, वो चाहता कि यार मैं कोई कम बैक करूं। एक मीडिया बड़ा हाउस है, 15 बार उन्हें रिलॉन्च कर चुके हैं वो, तो मुझे लगता है शायद अब उन्हें खुद अपने आप को रिलॉन्च करना पड़ेगा, अगली बार प्रयास करेंगे। और कई सारे उनके नए अवतार आए हैं आजकल। राहुल गांधी जी टी शर्ट और वो कार्गो पैंट वगैरह लगा के घूमते हैं, बड़े युवा दिखते हैं। अब पीछे संतोष जी का एक ट्वीट आया था, कह रहा है 57-58 साल का युवा। मैं कहा जी मतलब अब क्या कहें, अगर टी शर्ट और वो कार्गो लगाने से आदमी की एज रिवर्स होती, मुझे लगता है ये फिर हमें रैशन में बांटने चाहिए, सबको ये नेशनल ड्रेस यही होनी चाहिए। और दूसरे जो आपके पंजाब में भी बैठे हैं केजरीवाल जी, उनको पता है कि मैं दिल्ली में नहीं आ रहा। एक टाइम आपको याद है 5-8 साल 10 साल पहले प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल, मीडिया को इतना मैनेज किया गया था प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। मैं तब डिबेट्स पे जाता था, मैंने कहा देयर इज नो चांस ही कैन एवर विन। मैं कहा एक उसका अब भी शायद एमपी है नहीं है, मुझे नहीं पता, एक उसका एमपी नहीं है, पर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट 400 सीटों पे लड़ूंगा। अब वहां से महत्वाकांक्षाएं सीमित होके पंजाब के एक मकान में जहां से आप बैठ के अपनी दुकान चला रहे हो, यू आर ट्राइंग टू गेट अ कम बैक एंड यू नो द ओनली वे टू राइट इज कि युवा की छाती पे पैर रख के आपको ऊपर आना पड़ेगा। अगर कुछ लाशें भी बिछे उन पे पैर रख के आपको ऊपर आना पड़ेगा। राहुल गांधी, जो उन्हें पता है कि यार अब 56-57 साल उम्र हो गई, कब तक राजनीति करिएगा, और 5 साल 10 साल 15 साल उसके बाद कुछ ज्यादा आपके पास फ्यूचर है नहीं। और जिस हिसाब से भाजपा जा रही है, जिस हिसाब से मोदी जी आ रहे हैं, आपके पास चांस ही नहीं है। वो भी कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे हैं। अब इन दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि ये मैं ज्यादा बड़ा, तू ज्यादा बड़ा, तेरा मुद्दा मेरा मुद्दा, मेरा मुद्दा तेरा मुद्दा। बट अगर इनको लगता है कि देश की जनता नकारात्मक राजनीति पे वोट देगी, तो सर ये गलत है। अगर आपको आज वोट चाहिए तो मोदी से बड़ा प्लैंक लाओ, मोदी से बड़ा एजेंडा लाओ, मोदी से बड़ा विजन लाओ। यू कैन ओनली बीट मोदी ऑन हिज टर्फ, देयर इज नो वे यू कैन बीट मोदी। अब ये जो आप कर रहे हो ना, और आपको लगा मोदी जी ने माफी मांग ली, मोदी हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। ये मोदी को आप समझ नहीं रहे हो। ये You believe that? Because ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, द वे द गवर्नमेंट रिएक्टेड, उससे थोड़ा बहुत तो पूरा हमारा इकोसिस्टम भी, जो राष्ट्रवादी इकोसिस्टम है, उसमें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आई थी यार, इनसे क्यों बात कर ली, इन तिल चट्टों से। तो एंटी नेशनल थे, क्लियर कट एंटी नेशनल थे। उमर खालिद के नारे लग रहे हैं, उमर खालिद का बाप आ रहा है जिसने सिमी का फाउंडिंग मेंबर था, जो कि आतंकवादी संगठन। इट डिड नॉट लुक गुड टू अस कि नड्डा जी इनसे बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान हम वैसे भी चाहते थे रिजाइन कर दे, बट इनके कहने पे रिजाइन करना, इट डिड नॉट कट आइस वेल विद दिस। अब लग रहा है कि यार ये तो शेर होते जा रहे हैं। एक पार्लियामेंट सेशन भी वॉश आउट कर दिया इन्होंने। इधर राहुल गांधी प्रीटी मच ये पूरा सेशन ही को उसने स्टॉल कर दिया, अगर मैं बोलूं तो। हम सोच रहे थे एफटीआरए आएगा, डिलिमिटेशन आएगा, वो भी भाई चलिए जेपीसी में रेफर कर दिया गया, इवेंचुअली शायद आ जाए। लोगों को लग रहा है थोड़ा सा सरकार बैकफुट पे है। प्लस आपने जैसे बताया इतनी सारी चीजें हैं। यू थिंक मोदी जी की इमेज इसके बाद भी और स्ट्रांग होगी? दे विल मेक अ कमबैक? हाउ डू यू सी द कमबैक हैपनिंग इस पे, जो एक परसेप्शन थोड़ा बना वीकनेस का? जी मैं आपको बताता हूँ करण भाई, मेरा ये मानना है मोदी जी में ना बाली को एक वरदान था, जो उससे लड़ता था उसकी आधी ताकत बाली में अड़ जाती थी और बाली से कोई जीत नहीं पाता था। जब एक बार बजरंग बली उससे लड़ने गए तो ब्रह्मा ने कहा कि आप अपनी 1/10 एनर्जी से लड़िएगा। बोला क्यों? बोला आप इससे पूरी तरह एनर्जी, आपकी आधा एनर्जी इसमें आ जाएगी और आप तो वैसे ही वो उसकी 1.5 गुना 2 गुना हो जाएगी, आप आधे पे रह जाओगे। अब ये मोदी जी की जो प्रवृत्ति है ना, जितना आप इनसे लड़ोगे, ये मान लीजिए इनके पास वो बाली वाला वरदान है। अल्टीमेटली मोदी जी के पास यूथ कनेक्ट इतना सॉलिड नहीं था, मैं मानता हूँ। अब उन्होंने जो भी अपना इंस्टा पे वीडियो डाला, जो भी किया, आई थिंक द यूथ कनेक्ट हैज बिकम स्ट्रॉन्गर। और ये जो अब परतें खुल रही है, उमर खालिद का बाप आ रहा, शाहजाद भट्टी का कनेक्शन आ रहा, पंजाब के कमिश्नर का बयान आ रहा, केजरीवाल का कनेक्शन आ रहा, पैसे दिख रहे हैं। अब देखिए ये लोग कल राजस्थान कहीं गए थे, उनकी खूब धुलाई हुई वहां पे, बस पिटते पिटते बचे। अब ये बंगाल की सड़कों पे आपने देखा कितने लोग निकल आए, कह रहे यार निकलो यहाँ से। अब ये जो उन्होंने ड्रामा किया ना,
मैं कहता हूं कई बार पॉलिटिक्स में मेरे भाई ड्रामा थोड़ी देर चलना है, क्योंकि जो आप और मेरे जैसा आदमी तो भाई पहली लाइन देख के समझ जाएगा कहानी क्या है। अब जो हमारे देश का दाल रोटी कमाने वाला व्यक्ति जो सुबह 8 बजे जाता है, रात को 10 बजे आता है, उसका माइंड स्पैन और अटेंशन इतना नहीं है जितना हमारा। हम तो खैर यही देखते हैं दिन भर। अब जब ये थोड़ा लंबा चलेगा, ये कॉकरोच, अच्छा क्या है यार ये अच्छा कुछ कॉकरोच का चल रहा है, पर 15 दिन कॉकरोच चलेगा, 15वें दिन वो सोचता है ये कॉकरोचों का मसला क्या है भाई, क्या क्या लफड़ा चल रहा है दिल्ली में। बोला अच्छा, फिर वो, अब फिर मैं डेमोग्राफी की बात करूं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, यहाँ थिम्पू से लेके आपका गुजरात रान ऑफ कच्छ तक, हर एक की डेमोग्राफी अलग है, हर एक की मेंटेलिटी अलग है, हर एक की लैंग्वेज अलग है, लर्निंग क्वेश्चन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, प्रायोरिटीज, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो वैसे में जो हमारा एनालिसिस होगा वो राष्ट्रवाद के आधार पे, और अब शायद हम इस स्फेयर में तो हमारे उसके आधार पे, पर जो एक कॉमन आदमी है उसके थॉट प्रोसेस में चीजों को घुसने में टाइम लगता है। बाकी आपने कहा कि इन्होंने पार्लियामेंट वॉश आउट किया, पूरी देश की जनता देख रही है राहुल गांधी का नाटक कर रहे हैं, पूरे देश की जनता देख रही है कि ये भाग गए, पूरे देश की जनता ने देखा अमित शाह ने जब कहा मैं आने को तैयार हूं, ये सब भाग गए, पार्लियामेंट से सब भाग गए। और ये सब अमित शाह जी इस दौरान पूरे टाइम पार्लियामेंट आते रहे, इन्होंने बात करनी नहीं दी। आप पुराने भी प्रकरण देखे करण जी, जब भी ऐसे प्रकरण हुए हैं अल्टीमेटली इट हैज बेनिफिटेड बीजेपी को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने हाफ बेक्ड अटेम्प्ट्स में एक्सपोज कर देते हैं। अच्छा पार्लियामेंट नहीं चल रहा, ये हर एक को दिख रहा है, कॉकरोच फेमस तो हो गए, बट क्या उनमें वो धार रही जो पहले थी, वो धार नहीं रही, बिकॉज अब एक्सपोज हो गए। आप बंगाल देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, वो एक्सपोज हो गए। अब आपको याद होगा वो एक वो सरदार जी आए थे जिसे पंजाब में बड़ा हंगामा मचा था, जो जेल में, अभी क्या नाम उसका, नाम भूल गया मैं, अमृतपाल या कौन है? हाँ अमृतपाल। आपको याद है अमृतपाल के साथ हजूम चलता था, बंदूक वाले चलते थे, ये चलते, आज अमृतपाल कहाँ गया। ऐसे कई सारे लोग आते हैं जिनके पास शॉर्ट लिव्ड एक, कहते हैं ना, यू हैव बर्स्ट ऑफ एनर्जी, जो थोड़े टाइम तक चलता, बट अल्टीमेटली यू फेज डाउन। क्योंकि अगर आप में बहुत, आपके पीछे एक बहुत बड़ा कार्डर नहीं, आपके पास कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं, कांस्टेंट एनर्जी नहीं, आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्टीमेटली बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आपको सस्टेनेंस चाहिए। जैसे कहते हैं ना, बॉक्सिंग इज अ गेम ऑफ स्टेमिना नॉट स्ट्रेंथ। जो ज्यादा खड़ा होकर पिट सकता और खड़ा रहेगा वो जीतता है। आपका स्किल इतना मैटर नहीं करता, क्या आप खड़े होकर पिट सकते हो, खड़े रहोगे, रिंग में गिरोगे नहीं। तो अल्टीमेटली अगर इनको भाजपा से जीतना, इनको स्टेमिना अपना बनाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ आपने एक दो मुक्के मारे, भाई माइक टाइसन था, उसका भी मुंह वो लोगों ने तोड़ा, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियन था, कोई सामने वाला को कुछ तो करेगा, बट अल्टीमेटली नोबडी कुड डिफीट हिम, बिकॉज वो पिट के खड़ा रहता था, वो गिरता नहीं था। अगर आप पॉलिटिक्स में पिट के खड़े रह रहे हैं, चाहे आपको धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन कराना पड़े, चाहे नड्डा जी को वहां उनसे बात करनी पड़े, बट जो एक छवि बनाई जा रही थी, मोदी डज नॉट केयर, मोदी इज एंटी स्टूडेंट, मोदी इज एंटी युवा, वो करण भाई वो छवि नहीं रही। दैट कुड नॉट सस्टेन टुडे, दैट छवि इज गॉन। और जो इस छवि पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, जिन्होंने पूरी व्यवस्था, शोरूम खोल रखा था, बस माल आना बाकी था, उनके शोरूम खुलने के खुले रह गए। अब दोनों एक दूसरे से भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा। और मैं एक और बात कहूँ, जो हमारे मीडिया के कुछ चैनल्स भी हैं, ये अब भी एक पुराने जमाने में रहते हैं करण भाई। इन्हें लगता है कि ISPR के जो पालतू कुत्ते हैं उनको बुला के, या वो पुराने जमाने के डायनासोर एरा के लोगों को बुला के, अगर उन्हें लगता है वैसे चैनल चलते हैं, वैसे लोग TRP लाएंगे, वो जमाने निकल गए। दे आर नॉट इवॉल्विंग विद टाइम। आजकल का जो बंदा है, हर एक के पास, सर आपके यहाँ यू सोल्ड 1.4 बिलियन स्मार्टफोन्स, हर स्मार्टफोन पे इंटरनेट है, हर पे सोशल मीडिया, हर पे यूट्यूब है, हर पे व्यवस्थाएं। आज आप कुछ बोलोगे ना करण भाई, ये वीडियो हो सकता बहुत वायरल हो जाए, हो सकता कुछ भी ना चले, बट इट हैज एवरी गुड चांस ऑफ रीचिंग मोर देन एनी पावरफुल मीडिया। इट हैज, बिकॉज स्मार्टफोन विल चेंज एवरीथिंग। तो अब वो जो स्मार्टफोन का दौर है, जो इंस्टेंटेनियस सोशल मीडिया का दौर है, जो यूं चीजें चलती हैं, दे आर नॉट एबल टू रिएक्ट टू इट, दे आर नॉट एबल टू रिएक्ट टू इट। इन्हें लगता है कि उनको हम बुला के, उन लोगों को बुला के उनका इंटरव्यू करेंगे और फिर जनता का ओपिनियन बनाएंगे। सुमित जी, मैं आपको बताऊं, नजम सेठी से बात कर रहा था राजदीप आज से कुछ टाइम पहले। नजम सेठी वो सो ब्रेजन, राजदीप ने एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, राजदीप ने बात नहीं करी POJK में क्या चल रहा है, कत्लो गारत चल रही है POJK में, वी नो व्हाट्स हैपनिंग, बलूचिस्तान का क्या चल रहा है, और राजदीप तो बातें सुन के चला गया वहां। तो इट्स क्रेजी। आई मीन, उसके बाद ये लोग को पसंद नहीं है जब इनको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। भाई आप दुश्मन से 4 बातें सुन के जा रहे हो, जो कि इतने काले कारनामे करके बैठा है, तो बिल्कुल चुल्लू भर पानी में सर देने वाली बात है लिटरली जो करी। तो
करण भाई एक बात बताएं, नजम सेठी को हमें मीडिया पे जगह देने की जरूरत क्या? हु द हेल इज ही? पाकिस्तान की, मेरे भाई, पाकिस्तान की औकात एक पैसे की नहीं हमारे सामने। वहां का एक बंदा, हु द हेल इज ही डज नॉट मैटर। यू, मतलब मुझे बताओ, व्हाई आर यू इवन आस्किंग हिम क्वेश्चंस? उससे तो सवाल ये पूछना चाहिए, तेरा मुल्ला मुनीर 35 टुकड़ों में पाकिस्तान को तोड़ रहा है, तो तेरा भाई उस मरियम नवाज शरीफ के साथ रिलेशन क्या, उसको उसको क्यों नहीं बाहर जाने दे रहा? तूने बलूचिस्तान में कितने मारे, तेरे कितने मरे? यार अगर मैं उससे बात करूं नजम सिटी से, मैं उससे 150 सवाल पूछूंगा, उसके पास एक का जवाब नहीं होगा। And all the fact figures and data with date and time, ये बता कैसे हो रहा है? How does नजम सेठी become important for us? हमने उनकी हवा पानी बंद करे, उनकी हवा टाइट कर रखी है, उनकी औकात है बोलने की, फटसड़ा। थोड़ा सा जरा हमें बताइए इस समय, बिकॉज हम लोग के पास जो आ रही इंफॉर्मेशन पीओजेके के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में, व्हाट्स द सिचुएशन लाइक? बाकी अननोन गनमैन तो करते रहते हैं टाइम टू टाइम वहां धमाके, हमारे जो धुरंधर है वो तो करते रहते हैं, बट व्हाट्स द सिचुएशन लाइक? थोड़ा हमें बताइए इस समय व्हाट्स हैपनिंग। जी मैं आपको बता रहा हूँ, 4-5 मुद्दे हैं जो लेटेस्ट हैं। पहली बात है, मुल्ला मुनीर वांट्स टू ब्रेक पाकिस्तान इनटू 35 टुकड़ा। उसके लिए वो पार्लियामेंट में एक अधिवेशन लाना चाहता, सो दैट द रूल इज पास्ड इन पार्लियामेंट, ताकि एक प्रेसिडेंट बने 35 टुकड़ों में तोड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान में एमएलए, एमपी, डेमोक्रेसी, इलेक्शन सब खत्म 15 साल के लिए। और हर जगह एक एक मिलिट्री वाला वो बिठाएगा, अपना कोई बंदा बिठाएगा, वो इसको रिपोर्ट करेगा। उस बंदे के लिए इलेक्शन जीतना या ना जीतना जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। मोहसिन नकवी को शायद 2-5 मिल जाए उसके साले को। तो पहले तो ये करने वाला है। शाहबाज के खिलाफ सारी अपोजिशन आपकी गैंगअप हो गई है, दे डोंट वांट हिम टू बी देयर। ठीक है जी, ये बिलावल भुट्टो कह रहा आपने जो इमरान के साथ किया बहुत बुरा किया, या मौलाना डिजिल ने अपना एक अलग फ्रंट खोल दिया उसके साथ। उसके अलावा आपके साथ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा लफड़ा हो रहा है, हाफिज सईद की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही, उन्हें लग रहा है कि भारत इसको या कोई भी इसको ठोक देगा, उसको घर के बाहर नहीं जाने दे रहे, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे नहीं आने दे रहे, इसीलिए क्योंकि अगर आप लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस पे यू कैन ट्रैक द आईपीस कि किस आईपी से आ रहा। अब उसका रिकॉर्डेड वीडियो जहादियों को सुनाते पार्टली, वो लाइव ही नहीं आता, घर के बाहर नहीं जाता। सुनने में पीछे उसमें कुछ अटेम्प्ट्स हुए, एक कार बम अटेम्प्ट तो हुआ ही था। अब जब तक प्रभु ने लिखा तब तक रहेगा, बाकी जाना तो तय है। वैसे मियां मिट्ठू का भी नंबर आना चाहिए, उसका नंबर आना जरूरी है। उसके अलावा आपके इमरान खान को लेकर बवाल बढ़ रहा है, क्योंकि इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटल हैरेस किया जा रहा है। उसकी परिस्थिति ये की जा रही है कि वो जेल में ही मर जाए। उसको जो एंजाइटी हो रहे, पैनिक अटैक्स हो रहे, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कभी नस फट जाएगी, बोला नस फट गई, मर गए। आपका बाजवा की हालत यह है कि उसको अब महीने 1.5 महीने बाद एक बार फजलुर रहमान ने उसका नाम लिया, अगले दिन बाजवा कहते जी वो बाथरूम में गिर गया। और अब हालत ये है करण जी कि उसको दुबई ले जा रहे हैं कि उसकी ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरीज है वर्सेड, नाउ दे आर टेकिंग टू हिम टू दुबई। पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं, अब तक क्यों नहीं लिया? दुबई में उसका बेटा रहता है। अब देखिए, जो मुल्ला मुनीर के 2 दुश्मन है, दोनों डेथ बेड पे, चाहे वो नियाजी हो चाहे वो बाजवा, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर आर्मी चीफ। तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। अमेरिका ने हाथ धो लिया। मैं शुरू से हर चैनल पे ये कह रहा, मैंने कहा अमेरिका डजंट नीड मुनीर अगेंस्ट इंडिया, अमेरिका नीड्स मुनीर अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट ईरान। ईरान का काम खत्म हो गया, उस पर हाथ धो लिया, कहता यार हमें तेरी जरूरत नहीं, तू काम खत्म। जैसे वो सपा बसपा का टाइप हुआ था ना, चुनाव में कुछ हुआ नहीं, जा तू मेरी बुआ नहीं, वो वाला हाल हो गया इसका। अब तेरा कुछ ईरान में कुछ हुआ नहीं, तो मेरे काम का नहीं। मैंने जनवरी में प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा जुलाई अगस्त में दे विल कट मुनीर लूज, बिकॉज अमेरिकन्स थिंक बाय क्वार्टर। उनकी क्वार्टर वाली मेंटेलिटी होती है, इस क्वार्टर में तू क्या कर रहा है, अगले क्वार्टर में क्या कर रहा है। ना इसने बगराम उनको दिया, ना ग्वादर दिया, ना उसने उनको ये आपका रिकोडेक दिया, ना मिनरल्स दिए, ना कुछ, ना ही वो ईरान को टेबल पे ला पाया। नाउ दे डोंट नीड हिम। और आपको ये जान के हैरानी होगी, जब पीछे 1.5 महीने पहले टीटीपी ने अटैक किया था सिंध में, तब मैंने कहा भाई तेरे जीएचक्यू में अटैक होने वाला है 1.5 महीने में। और 11 अगस्त को करण भाई जीएचक्यू पे अटैक हुआ है। जीएचक्यू में से एक आर्मी की गाड़ी निकली, सम पर्सन केम एंड फायर्ड ऑन द कार, उस बंदे को मार दिया। उस गाड़ी में कितने मरे ये नहीं पता। अब मुल्ला मुनीर ने 4 फौज की कंपनियां मंगा ली जीएचक्यू के बाहर रखने के लिए, पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेशन कर रखे, 4 फौज की कंपनियां मंगवा ली। जब जीएचक्यू में बैठता है तो डबल ब्लड प्रूफ शीशा लगाता है, एक आगे, फिर तब लोगों से बात करता है। उसकी हालत खराब है, उसकी जीएचक्यू के अंदर बैठा है, डबल ब्लड प्रूफ गिलास के पीछे, इनसाइड जीएचक्यू। पहली बार जीएचक्यू के बाहर शायद आपकी 4 आर्मी की कंपनियां लगेंगी, राइट टू प्रोटेक्ट। तो टर्मोइल वहां बढ़ता जा रहा है। बलोचिस्तान में इन्होंने 28 बलोच मारे, उन्होंने इनके 150-200 लोग मार दिए। केपीके में मौलाना डिजिल ने बोला तेरी औकात है, तू फाटा में पैर रख के दिखाई, आज तक फाटा नहीं गया। ठीक है जी। आपका सिंध में इसके खिलाफ कभी भी बगावत हो जाएगी, ब्रिविंग।
बलोचिस्तान गया, केपीके गया, बलोच भाई कह रहे जो 15% एरिया इनके पास है वो भी हमें लेना। अब आप चाहिए पीओजेके में इसकी हालत खराब है। आप जानते हैं कि वो कुछ भी नहीं मान रहे, उनकी एक ही डिमांड है, मैं पाकिस्तान से जान छुटानी है। सराय की बेल्ट में ही हैज प्रॉब्लम्स। तो अब रहा आपका पंजाब में जिस दिन इमरान खान गया या जिस दिन इसने बहुत पॉलिटिकल उथल पुथल की, तो उस दिन पंजाब में भी ही विल स्टार्ट प्रॉब्लम्स। और पंजाब की जमीन इसके बाप की थोड़ी नहीं, तो चाइना को गिर हुई है। कितने लाख एकड़ पंजाब की उपजाऊ जमीन चाइना के पास है। टेक्निकली इट इज मॉर्गेज टू चाइना, तो इसके पास है क्या? अब आपने पीछे देखो, अमेरिकन ने एक और बड़ा अच्छा चला था, कह रहा है पाकिस्तानियों तुम्हारा जो फौज पे खर्चा होता तुम उसका हिसाब नहीं लगाते, आईएसआई पे जो खर्चा होता उसका हिसाब तुम्हारे बजट में नहीं है, और जो तुमने आज तक खर्चा किया चाइना, कितना देना चाइना को, क्या इंटरेस्ट है, उसका कहीं हिसाब नहीं है। तो तुम्हारा जो बजट है उसमें पारदर्शिता नहीं है, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। तो आगे का पैसा मिलना बड़ा मुश्किल है जब तक हमें इस पर ट्रांसपेरेंसी नाम दिखा दो। अब चाइना का हिसाब किताब किसकी औकात है खोलने की पाकिस्तान में? फौज क्या करती है, आईएसआई क्या करता है, तो पाकिस्तान से पैसा मिलेगा नहीं। मोहम्मद बिन सलमान पैसा देगा नहीं, उसका जीडीपी 5.8% श्रिंक हो चुका। कतरियों के पास पैसा नहीं, रास लफान बंद है, उनका जहां से दाल रोटी चलती तो वो बंद है। तो अब मुझे बताइए दुनिया में इन जहादियों को पालने वाला कौन है? हु इज गोइंग टू फीड ऑल दीज पीपल? और 3.5% का बर्थ रेट है, 20 साल में डबल हो जाएंगे। खरगोशों को पीछे छोड़ दिया इन्होंने बच्चे पैदा करने में, 20 साल में डबल हो जाएंगे। 40% बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, वहां का फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर कह रहा, मैं नहीं कह रहा। 33% लोगों को डायबिटीज है, 40%। वो खुद कह रहा है यार 40% बच्चों का शॉर्ट सर्किट है, तो देश का होगा क्या? आप जानते हो जेनेटिक डिजीज के कैरियर हो, चाचा मामा में शादी होती है, ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में शादियां होती है। तो ये जो सिस्टम है, जो सोसाइटी है जहादी हो चुकी है। 700-800 रुपए किलो टमाटर है, 450 रुपए पेट्रोल का लीटर है, राइट? ईरान से तस्करी होके माल आ नहीं रहा आजकल। तो अल्टीमेटली अगर आप उनकी पूरी इक्वेशन देखो, पाकिस्तान इज डाउन, लिटरली गोइंग टू ब्रेक। एंड मुल्ला मुनीर के तहत एक इसको क्रेडिट मैं दूंगा, इसने मेरे भाई इतने फौजी मरवाए जितने आज तक युद्धों में नहीं मरे, उससे ज्यादा फौजी इसने मरवाए पीस टाइम में। ये क्रेडिट इसको देना चाहिए, ये डिजर्व्स द क्रेडिट। और अगर ये बैठा रहेगा, पाकिस्तान के फौजी मरते रहेंगे। क्यों? फौजी जो सिपाही होता है गरीब घर से, जर्नल कर्नल आते बड़े घरों से, वो रहते हैं DHA में, वो रहते हैं कॉर्नर प्लॉट में। फौजी का क्या, मर गया मर गया। और जब फौजी मरता है ये क्या करते हैं, कहते जी वो तालिबान उठा के ले गए, बलोच उठा के ले गए। जब मास ग्रेव मिलती है कहते अच्छा यार ये तालिबानियों और बलोचों ने मारे हैं। सर इनके यहाँ जब फौजी मरता है ना, ये जेसीबी बुलाते हैं, खड्डा खुदवाते, उसको डालते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। क्यों? इंश्योरेंस नहीं देना, कुछ नहीं देना। फिर अब ये नहीं कह सकते ना कि हमारे फौजी मर गए। और जब मास ग्रेव मिलती कहता है तालिबान ने मारा, बलोच ने, फिलहाल डिक्लेयर कर दो, वो ले गए। मुझे बताइए इनका कम्बैट रेशियो देखिए, पिछले 1.5 साल में, 2 साल में 1:20 बेबी नंबर आता है। अगर बलोच का एक फाइटर मरता है, इनके 20 मरते हैं। एवरेज 1:10 का रेशियो आ रहा है, 1:8 का रेशियो आ रहा है। मतलब 8 पाकिस्तान के फौजी मरते तब एक बलोच है, एक TTP का फाइटर मरता है। जो सेना की ये हालत पीस टाइम में है, where the ratio is 1:8, 1:10, what do you expect them to do? They are ill-trained, they are not paid, they don't have equipment. और इन्हीं का एक मंत्री पीछे कह रहा था, अगर तुमने जो पीछे 30 लोग बलोचिस्तान में मरवाए, तुमने उनको बिना असला के बलोचिस्तान भेजा, you made them walk into ambush, they got killed because you wanted them to kill। क्योंकि उस दिन क्या हो रहा था, उस दिन यूनाइटेड नेशंस में इन्हें बलोचों को आतंकवादी घोषित कराना था। उसी दिन 30 पुलिस वाले भेजे बलोचिस्तान बिना असले के, मतलब whatever limited असला दे कैरी। 15 मिनट एम्बुश चला, 15 मिनट में सारे साफ हो गए। फिर इन्होंने कहा देखो जी वहां बलोचों ने हमारे 30 लोग मारे, इनको आतंकवादी घोषित करो। और करण भाई जितने भी देश यूनाइटेड नेशंस में थे, नोबडी, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री बैक पाकिस्तान, ये इनकी औकात है। बट 30 लोग इन्होंने मरवा दिए उस दिन, जस्ट टू क्रिएट दैट हाइप। दिस इज हाउ दे ट्रेड बॉडीज। ये अपने लोगों को मरवाते हैं। ये कौम इतनी जलील है जो अपनी बेटियां चीनियों को बेचता, और आगे क्या बोलूं, अपनी बेटियां चीनियों को बेचने वाला कौम है ये। मतलब इनका ईमान विमान कुछ नहीं है। इनसे जैसा बड़ा धरती पे कैंसर, ट्यूमर और मतलब नजासत, एक वर्ड होता है उर्दू में, उससे ज्यादा कोई बड़ा मुल्क हो नहीं सकता। मतलब जो मिलेगी, इनसे निजात कैसे मिलेगी सुमित जी, ये बताइए। बिकॉज ये इतना कुछ होने के बाद भी प्रश्न आता है, हमारे दर्शक भी अक्सर पूछते रहते हैं, इतने इंटरनल चीजें होने के बाद, इतनी कत्लो गारत होने के बाद भी ये बदमाशी से बाज नहीं आते। कभी रेड फोर्ट प्लान करते हैं हमारे यहाँ, कभी ये ISI का मॉड्यूल वाला पकड़ा गया पंजाब में। ये इससे कब हमें निजात मिलेगी कि ये इतना उलझे रहे कि यार इस तरफ ना आए? देखिए एक ही तरीका है। अभी दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या, अगर आप रूट कॉज पूछते हैं, बड़ा आपका अच्छा प्रश्न है, वो है चाइना। देखिए 2 तरह का जहाद है,
एक जहाद आपके अफगानिस्तान में होता, आपस में लड़ते हैं, काटते हैं, मारते हैं आपस में। जिस दिन उन्हें एक बिलियनर मिल गया ओसामा बिन लादेन, उस दिन अमेरिका तक पहुंच गए। उस दिन आपके घर तक भी पहुंच सकते हैं, मेरे घर तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, मतलब भारत तक पहुंच सकते हैं। अगर जहाद को पैसा मिलता रहेगा तो वो इंटरनेशनल जाएगा, कहीं भी पहुंचेगा। जहाद को रोकना तो सबसे पहले उसका पैसा रोको। अगर पैसा नहीं होगा तो ये आपस में लड़ते मरते रहेंगे। पाकिस्तान को तोड़ना पड़ेगा, आपस में लड़ते मरते रहे। क्यों? पाकिस्तान की सेना ईमान तकवा जहाद फिज़बिल्लाह, ठीक है, कोई भी जहादी संगठन वो भी जहाद करता है। अफगानिस्तान में जहां आपका बर्थ रेट 3.5% है, डेथ रेट 13.5% है, क्यों है? मरते ज्यादा पैदा कम होते, कि हर कोई जहाद कर रहा ना, बंदूक हर एक के पास है। बट जब जहाद को पैसे मिलेगा तो फिर वो इंटरनल छोड़ के एक्सटर्नल चला जाएगा। तो उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिखेगा, उसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखेगा, उसे लाल किला दिखेगा। अगर आपने जहाद को तोड़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रेक पाकिस्तान एंड मेक श्योर दे डोंट गेट मनी। और पैसे का सबसे बड़ा स्रोत अभी आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि ये चीनी खुद नहीं लड़ पाते, बहुत बुजदिल और बहुत डरपोक कौम है। ये हमेशा किसी न किसी को आगे करके लड़ते हैं। लास्ट टाइम वियतनाम में लड़े थे, वहां पिटे थे, आप जानते ही हैं। तो इसीलिए अभी जो ईरान में पैसा आ रहा है, जो पाकिस्तान में पैसा जा रहा है, ये आ रहा है आपका चाइना से। एक और सूत्र था जो अब मुझे लगता परमात्मा की कृपा से बंद हो गया, वो था मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट से पैसा आता था। अब आप बोलोगे कि यार मोहम्मद बिन सलमान पैसा नहीं देता। मोहम्मद बिन सलमान ऑयल रोल आउट करता था। जो उनके फादर थे वो डायरेक्ट वहाबों को, जहां मौलानों को पैसे देते थे। पहले मोहम्मद बिन सलमान बैठे, पहले उन्होंने भी पैसे दिए, ठीक है। जब पैसे दिए तो उन्होंने एक दिन बोल दिया पैसे नहीं दे रहा, तो इन्होंने बोल दिया, पहले बोलते थे इस्लाम की शमशीर तैमूर, मतलब इस्लाम की तलवार को तैमूर कहते हैं। फिर जैसे पैसे रोक दिए, कहता यहूदियों का दलाल। अब मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया, उसने पाकिस्तान को तेल दिया। अब तेल में क्या करता करण भाई, आपने देखा होगा भाई, पाकिस्तान का ये पैसा रोल ओवर, 2 बार रोल ओवर, तीसरी बार राइट ऑफ। Indirectly, he was not giving them money, he was giving them free oil to the government of Pakistan. वो जो पैसा है वो आके आपके लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इस समय जाता। पर मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था इस युद्ध के बाद ऐसी हो गई, खुद के खाने को पैसे नहीं रहेंगे। और जितना युद्ध अच्छा लंबा चला, अच्छी बात है, खुद को खाने को पैसे नहीं रहेंगे तो वो जहाद में पैसे नहीं लगा पाएंगे। बट चाइना अब भी जहाद में पैसे लगा रहा है। सो जब तक ये जहाद नहीं रुकेगा, हम पाकिस्तान को नहीं तोड़ेंगे। जहाद को पैसे कम मिलेंगे, आपस में मरेंगे, कटेंगे, बंदूकें आरपीजी मोटार से लड़ते रहेंगे। पैसे ज्यादा मिल गए, ड्रोन, आईसीबीएम, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, फिर उस पे आते हैं। तो अगर आपको इसको रोकना है, द कॉन्सेप्ट, और थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ जहाद हैज टू बी मेड अनसस्टेनेबल। जैसे इजराइल करता है, दे मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ जहाद अनसस्टेनेबल, कि उसकी इंप्लीकेशन इतने ज्यादा होते हैं। भाई जो मैं मर गया, मुझे तो जन्नत में हूर वूर मिल गई, 72 73 जितनी भी है, अब जो यहां रह गए उनके लिए जहन्नुम बन जाता है। तो जब तक हम उस लेवल पे इसको टैकल नहीं करेंगे, द कॉन्सेप्ट, मैंने ये कई बार भारत सरकार के मंत्रियों को भी सुझाव दिया था, कई बार भेंट हुई, तो मैंने कहा द कॉन्सेप्ट ऑफ जहाद हैज टू बी मेड अनसस्टेनेबल। हाँ, उसके लिए एक समुदाय विशेष को तकलीफ होगी, पर लेट इट बी। भाई आपको जहाद करना ना, आपको जन्नत चाहिए ना, आपको हूर चाहिए ना, आप जिसको जहाद जन्नत चाहिए, हूर चाहिए। भाई देखो, इस्लामिक वर्ल्ड में 3 चीजें चलती, जंग, जन्नत और जहाद। जंग, फिर जहाद, जंग और जन्नत, एक 3 वे का प्रोग्रेशन, जैसे कहते हैं ना, स्कूल, कॉलेज और फिर एमबीए या व्हाटएवर, नौकरी। तो ये 3 प्रोसेस में चलते हैं, जंग, जहाद, जन्नत। इनका एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। पैदा हुए तो भाई अब जहाद करना, जहाद के लिए जंग करना, और जंग में जैसे मारेंगे जन्नत चले, काम खत्म। भाई मरता तो काफिर है, ये थोड़ी ना मरते हैं, तो जन्नत चले जाते हैं हूर के पास। तो इसीलिए अब चल तू तो भाई हूर के पास निकल गया, पर जो तेरे यहां रह गए ना, उनके लिए आपको ये धरती पर जहन्नुम बनाना पड़ेगा। You have to really put the cost of jihad very very high on them। और ये इजराइल के, मैं काफी लोगों से संपर्क में भी रहता हूँ, बात भी होती है। केवल 10% लोग ऐसे हैं करण भाई, who are willing to die जहादी। 90% जहादी मरना नहीं चाहता, क्योंकि जहादी भी अब समझ गया है वो हूर वूर का ऐसी सिस्टम खराब है। वैसे भी जो हूर मिलेगी वो 72 फिरकों में, ऊपर वाले फिरकों को मिलेगी, नीचे वालों को तो मिलेगी नहीं। कन्वर्टेड तो क्वालिफाई नहीं होते। अब ये पाकिस्तानी पता नहीं काहे को मर रहे हैं, तुम तो क्वालिफाई नहीं, तुम तो कन्वर्टेड हिंदू हो, तुम्हें तो मिलनी नहीं, तुम क्यूआर ही मीट नहीं करते, काहे को मर रहे हो। बट समस्या ये है, जब माहौल ही ऐसा बनाया, जब आपने सदियों से, डेकेड से आपने सब सोसाइटी को रेडिकलाइज किया। और एक चीज और बताऊंगा आपको, जो हमारा देश है और इजराइल है, दिस इज ओनली 2 कंट्रीज जो स्टिल फाइटिंग इस्लामिक इन्वेजन। या 1000 साल से इस्लामिक इन्वेजन कामयाब नहीं हुआ। इजराइल आज भी लड़ता, हम भी लड़ते हैं। बाकी ने तो हथियार छोड़ दिए। देखिए, पर्शिया को 32 साल में कन्वर्ट, लेबनान को 40 में, इजिप्ट को 22 साल में। दे हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग, बट दिस इज ओनली 2 व्हिच आर नॉट कन्वर्टेड। तो एंड ये तकलीफ है। और मैं एक कोट नहीं कर सकता ना, मुझे किसी एक
बड़े मुस्लिम लीडर ने एक बार बोला था यारी दोस्ती में, बोला कि हमारी आबादी यहाँ इतनी है तब भी हमारी चलती नहीं, दुनिया में एक ऐसी जगह हमारी आबादी नंबरों में इतनी है, चलती कुछ है नहीं। सुमित भाई ये बड़ी तकलीफ है, ये भी एक तकलीफ है। तो बट आई थिंक द गवर्नमेंट इज डूइंग राइट थिंग्स, कुछ और चीजें करने की जरूरत है। अगर ये मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बने तो उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। वेरी गुड आइडिया, इट्स अ वेरी वेरी गुड। आपके सारे सजेशन सुमित जी बहुत बढ़िया। जाते जाते बस एक चीज पूछूंगा, आपने एक बात बहुत कही जो मुझे बहुत छुई कि जिहाद जहां मीट्स मनी इट गोज टू फार ऑफ प्लेसेस। नाउ राइट नाउ द मनी सोर्स इज चाइना एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, ठीक। चाइना को कैसे टैकल करें, इस पे जरा मैं आपसे जाते जाते पूछना चाह रहा हूँ। हाउ इज चाइना डूइंग राइट नाउ, बिकॉज बड़ी फिल्टर्ड रिपोर्ट्स आती हैं इकोनॉमिकली, हाउ इज इट डूइंग, बिकॉज उनकी ऑयल सोर्सेस तो भाई हर्ट करी अमेरिका ने, ये तो एक बात पक्की है। तो हाउ इज इट डूइंग इकोनॉमिकली, बिकॉज आप बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, एंड व्हाट कैन बी डन टू टेम देम आल्सो अवे फ्रॉम जिहाद, फाइनेंसिंग जिहाद एटलीस्ट। देखिए, जब तक चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी और खासकर शी जिनपिंग है, आप कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले हो जिनताओ था, ये तब वो अलग किस्म का आदमी था, शी अलग किस्म का आदमी है। ये आपको एक ही चीज करना है चाइना के साथ, डिले ड्रैग ड्रॉप डेड, खींचते रहो चाइना को, खींचते रहो चाइना को। चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रेन में है, चाइना की व्यवस्था बहुत स्ट्रेन। जितनी आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओगे, जितना आप अपना आईपीआर बढ़ाओगे, मोदी जी ने क्या कहा था, दाम कम दम ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी पे, कंपोनेंट पे, आज कंपोनेंट पे 15 अगस्त को जोर दिया था। क्यों? अब भी आप कंपोनेंट चाइना से लाते हो। कंपोनेंट पे धीरे धीरे चाइना से इंपोर्ट घटाना है, राइट। धीरे धीरे अब वो एक्सपोर्ट आपसे करे ना करे इट्स ओके, इनका इंपोर्ट घटाना है। चाइना को तोड़ने का एक ही तरीका है, जो द अमाउंट ऑफ कैश एंटरिंग द चाइनीज इकोनॉमी हैज टू बी कट, रिड्यूस्ड। और वो इतने फ्रेजाइल हो गए वहां के बैंक्स, उन्होंने, मैं आज बात कर रहा था कभी चैनल पे सुबह, उन्होंने करीब करीब 760 बैंक्स गायब कर दिए अब की बार। तो वहां पे जो हालत है वो बहुत खराब है। तो वो कहते हैं ना, वो टोपी लास्ट लेवल की टोपीबाजी चल रही है, राइट। अगर आप वहां की इकोनॉमी में एंटर करना हुआ कैश घटाओगे और उनका फॉरेक्स निकालोगे, जो ट्रंप कोशिश कर रहा है, वहां इकोनॉमी में जो डॉलर है वो एंट्री उसकी मिनिमलिस्टिक हो और उनका जो फॉरेन रिजर्व हो वो ड्रेन आउट हो। देखिए, अगर वो अमेरिका से कल को तेल ले जाने को, डॉलर में तेल लेना पड़ेगा। ईरान को तो वो युआन में तेल लेता था, अमेरिका से लेगा डॉलर में ले। तो डू वे, गेट आउट देयर कैश, डॉलर्स, एंड लेट लोअर मिनिमम नंबर ऑफ डॉलर्स गो। अब जो 150 करोड़ का मुल्क चलाओगे ना, मोदी जी की तरह या शी जिनपिंग की तरह, सर यहाँ 150 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा 3 टाइम। पंगे नहीं ले सकते। यहाँ कोई हूरों में विश्वास नहीं करता। अब वहां तो कहता है हम तो जन्नत जाएंगे, हूर मिलेगा, हीरो में विश्वास नहीं करता। आपको चाइना को तोड़ने का एक ही तरीका, वो है आर्थिक। मिलिटरीली आप भिड़ोगे तो यू विल बी डिवास्टेटेड। सो इकोनॉमी इज द ओनली वे विच इज वेरी फ्रेजाइल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर आप उसको और धक्का दोगे, देखिए 320% ऑफ जीडीपी इज देयर क्यूमुलेटिव डेट, 320% ऑफ द जीडीपी विच इज ह्यूज। और आपका भारत का तो कुछ भी नहीं, भारत का मिनिस्क्यूल भी नहीं है उसके सामने। 80%, 90% है अपना, तो कितना है, 100% भी नहीं है अपना तो। अराउंड 4.4 ट्रिलियन डॉलर, 4.3.2 या कुछ ट्रिलियन डॉलर्स, और इसमें एक्सटर्नल डेट इज 2.1 के ट्रिलियन के आसपास। मिनिमलिस्टिक है उनका डेट, इतना बड़ा है। मतलब मोटा मोटा अगर आप मोटा मोटा लगाओ, वर्ल्ड का 40% जीडीपी उनका डेट है। सो इफ यू कैन गेट विद अमेरिका एंड स्टॉप द मनी गोइंग इनटू चाइना डॉलर्स एंड गेट देयर डॉलर्स आउट। अब चाइना, आपने सोचा अभी तेल क्यों नहीं खरीद रहा यार, कब तक अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व खाली करेगा? इसलिए तेल नहीं खरीद रहा, बिकॉज वो डॉलर में खरीदना पड़ेगा, सोर्स है ही नहीं कोई। अब किससे खरीदोगे? मिडिल ईस्ट में कोई गारंटी नहीं है आपकी, आपको अमेरिका से आगे खरीदना पड़ेगा, रशिया से। रशिया भी ऑलमोस्ट फुल है क्योंकि उसको यूक्रेन रोज ठोक रहा है, तो आपको अमेरिका से तेल खरीदना पड़ेगा, वो डॉलर में देना पड़ेगा। सो योर इकोनॉमी विल बी डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन एनर्जी कमिंग इन, दैट टू यू टू पे इन डॉलर्स। इट्स अ डेडली ट्रैप फॉर यू, डोंट वांट टू डू दैट। इसीलिए वो अपने रिजर्व में से तेल निकालना उसको मंजूर है, पर अमेरिका पर जाना पड़ेगा 2-3 महीने में। इसलिए मैंने शुरू से कहा, मैंने कहा ट्रंप ये लड़ाई कभी सेटल नहीं करेगा, बिकॉज जितनी ये लड़ाई लंबी चलेगी, ऑल द सीरियस कस्टमर्स हैव टू गो टू अ रिलायबल सोर्स, एंड दैट इज ही इज ओनली द रिलायबल सोर्स। तो वैसे वो अल्बर्टा के साथ भी कुछ गेम खेल रहा है, वो अलग बात है, बट दिस इज हाउ यू नो इट इज गोइंग टू इवेंचुअली हैपन। तो जब चाइना सूखेगा और ये आपका सारा काम कर गया, वो मुसलमान बरकत हुसैन ओबामा, उसका नाम है बरकत हुसैन ओसामा। तो बरकत तो बराक हो गया, हुसैन रहा, ओसामा को उन्होंने ओबामा कर दिया। ये बरकत मियां ने जो अमेरिका की लगाई है,
आज भी अमेरिका उसके कारण भुगत रहा है. ही गॉट चाइना इनटू द गेम, ही मेड वर्ल्ड इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन चाइना, एंड उसने जो नुकसान अमेरिका का किया है और उसने जो नुकसान दुनिया का किया, देखो उसका लॉजिक सिंपल था. वो सोचा यार इस्लामिक टेरर से कितना नुकसान होगा, WTC 5000 लोग, इससे ज्यादा क्या कर लोगे, एक उसामा बिन लादेन होगा, एक WTC कर लेगा, क्या अमेरिका गिरेगा? नहीं. अमेरिका को गिरने के लिए सबसे बड़ा फ्रैंकेस्टीन डेवलप करना पड़ेगा. वो फ्रैंकेस्टीन है चाइना. जो बाइडेन के पहले, ओबामा के पहले और ओबामा के बाद चाइना के नंबर्स देख लेना विद वी अमेरिका, यू विल गेट द आंसर. ही क्रिएटेड द बिगेस्ट फ्रैंकेस्टीन फॉर अमेरिका एंड फॉर द वर्ल्ड. चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये वो सब उसने नाटक किए. बट अल्टीमेटली you know where the China's Achilles heel is. China's Achilles heel is cash. Cut the cash. अगर आपने डॉलर कट किया तो वो, और वहां चाइना का सर लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो फूड इंपोर्ट करता है. वहां फसल थोड़ी होती, 4 फसलें थोड़ी ना होती. चाइना इज नॉट फूड इंडिपेंडेंट. बहुत सी चीजें हैं, मतलब चाइना पे बात करोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, बट बहुत सी चीजें ऐसी विच आर Achilles heel there, but we have to carefully go with them. And somewhere down the line, मैं लास्ट चीज ये मैं कई बार बोलता भी हूँ खुले आपको फॉरेन पॉलिसी मैं नहीं कहता हूँ कि रिलीजन के आधार पे डिसाइड कीजिए, पर रिलीजन के कंपोनेंट को फॉरेन पॉलिसी में वेटेज देनी पड़ेगी और सॉलिड वेटेज देनी पड़ेगी. let's be clear on that, let's be explicit on that. Don't do it on religion only, but रिलीजन को एक वेटेज देनी पड़ेगी. दुनिया आप और मैं तो इसी जन्नत में रहने में, कुछ some people believe in life after death. How do you work with them? So you have to budget those things in. क्या करोगे? हमारी मजबूरी है साहब, हमने देखा दुनिया में, करना पड़ेगा, और जितना जल्दी हम करें उतना अच्छा रहेंगे. सुमित जी, इट्स बीन फैसिनेटिंग. मतलब समय कब निकला मुझे पता नहीं चला. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. बहुत वाइड रेंज ऑफ इश्यूज कवर किए, और आपके साथ जैसे आपने कहा आप एक ही टॉपिक पे चाहें तो पूरा दिन बोल सकते हैं हम लोग. बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर योर टाइम, एंड आई होप टू सी यू अगेन वेरी सून. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू आवर व्यूअर्स. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद करण भाई, आपका आभार. भारत माता की जय. वंदे मातरम. ओम नमः पार्वती पतये. हर 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 महादेव.